चलिए, आज गूगल की कहानी को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखते हैं। ये सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बल्कि ये उसके कल्चर की, उसके लोगों की कहानी है और कैसे ये दोनों चीजें एक साथ एक ही तरह से बदली हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। गूगल का डिज़ाइन मतलब जिस तरह उसके प्रोडक्ट्स दिखते हैं, काम करते हैं, और उसकी वर्कफोर्स यानी उसके अंदर काम करने वाले लोग, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या है? और इसका जवाब है कि दोनों का सफ़र बिल्कुल एक जैसा रहा है। दोनों ने ही एक रंगीन, थोड़ी बिखरी हुई, कह सकते हैं अराजक शुरुआत की, और वहाँ से एक बहुत ही सोचे समझे, सिस्टमैटिक और साफ रास्ते पर पहुंचे। तो ठीक है, अब थोड़ा डीप में जाते हैं और गूगल के उन शुरुआती दिनों की बात करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है कि कैसे उसके डिज़ाइन की शुरुआत हुई और कैसे उसके लोगों से जुड़े मुद्दों की। बड़ी मज़ेदार बात है ये कि गूगल का जो शुरुआती डिज़ाइन था ना, वो लगभग एक्सीडेंटल था। जो पहला लोगो था वो किसी प्रोफेशनल डिज़ाइनर ने नहीं, बल्कि एक इंजीनियर ने गिम्प नाम के एक फ्री सॉफ्टवेयर में बना दिया था। और वो मशहूर सादा सा होम पेज, वो इसलिए इतना सिंपल था क्योंकि फाउंडर्स को कॉम्प्लेक्स HTML कोडिंग आती ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कंपनी अपने लोगों को लेकर शुरू से ही काफ़ी सोच विचार कर रही थी। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन जैसे मुद्दों पर जानबूझकर शुरुआती कदम उठाए जा रहे थे। और ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे ये दोनों ट्रैक, मतलब प्रोडक्ट वाला और लोगो वाला, साथ साथ चल रहे थे। 1998 में वो एक्सीडेंटल लोगो बना तो 2005 तक गूगल ने अपना पहला डाइवर्सिटी हेड हायर कर लिया था। फिर 2011 में जब डिज़ाइन को एक जैसा बनाने का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो उसके ठीक 3 साल बाद 2014 में कंपनी ने पहली बार अपने डाइवर्सिटी के आंकड़े पब्लिक किए। और हाँ, उसी साल मटेरियल डिज़ाइन भी लॉन्च हुआ। अब कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा मोड़ जहां गूगल को यह समझ आने लगा कि बहुत तेज़ी से बढ़ने की वजह से जो बिखराव आ गया था, वो अब उसके प्रोडक्ट्स में भी दिख रहा था और उसके कल्चर में भी। कह सकते हैं, इस डिज़ाइन वाले केओस को समझना है तो बस ये एक नंबर देख लीजिए, 500 से ज़्यादा। 2011 तक गूगल अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स में नीले रंग के 500 से ज़्यादा अलग अलग शेड्स इस्तेमाल कर रहा था। मतलब हर प्रोडक्ट ऐसा लगता था मानो किसी और ही कंपनी का हो। और फिर इस सब को बदलने के लिए आया एक सीधा साधा ऑर्डर। 2011 में लैरी पेज जब CEO बन के वापस आए तो उनका मैंडेट बिल्कुल क्लियर था, गूगल को एक कंपनी जैसा दिखाओ। बस यहीं से गूगल की पूरी विजुअल पहचान को एक करने का मिशन शुरू हो गया। देखिए, डिज़ाइन को एक जैसा बनाने की ज़रूरत सिर्फ अंदरूनी नहीं थी, ये असल में एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा था। गूगल उस समय अपने वर्कफोर्स के डेटा को लेकर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने की तैयारी कर रहा था, और इसके लिए एक एकजुट कल्चर की ज़रूरत भी महसूस हो रही थी। तो सवाल ये था कि इस पूरे बिखराव का, इस केओस का सॉल्यूशन क्या है? गूगल का जवाब था एक सिस्टम बनाना, और यह सिस्टम सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए भी बनाना था। एक ऐसा सिस्टम जो बड़े स्केल पर काम कर सके। प्रोडक्ट्स के लिए जो सिस्टम बनाया गया उसका नाम था मटेरियल डिज़ाइन। अब यह सिर्फ कोई नया लुक एंड फील नहीं था, बल्कि ये नियमों की एक पूरी किताब थी। चीज़ें कैसी दिखेंगी, कैसे मूव करेंगी, कैसे इंटरैक्ट करेंगी और डेवलपर्स उन्हें कैसे बनाएंगे, सब कुछ इसमें डिफाइन किया गया था, ताकि हर गूगल प्रोडक्ट एक ही परिवार का हिस्सा लगे। और बिल्कुल जैसे प्रोडक्ट्स के लिए एक सिस्टम बना, ठीक वैसे ही लोगों के लिए भी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाया गया। गूगल ने अपनी डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन यानी DEI स्ट्रैटेजी को इन 5 पिलर्स पर खड़ा किया। सही लोगों को हायर करना, अच्छे लोगों को कंपनी में बनाए रखना, ये देखना कि हर ग्रुप का सही प्रतिनिधित्व हो, काम में फ्लेक्सिबिलिटी लाना, और सबसे ज़रूरी एक अपनेपन का माहौल बनाना। और ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम सिर्फ कागजों पर थे, इनका असर साफ साफ दिखा। गूगल की 2022 की DEI रिपोर्ट ने बताया कि 2021 कंपनी के लिए महिलाओं, ब्लैक प्लस और लैटिनक्स प्लस कम्युनिटी के लोगों को हायर करने के लिहाज से अब तक का सबसे अच्छा साल था। ये जो डेटा है, ये इस बात का सीधा सबूत है कि सिस्टम काम कर रहा था। आप देख सकते हैं कि दुनिया के हर रिपोर्टेड रीजन में 2021 से 2022 तक महिलाओं की हायरिंग में बढ़ोतरी हुई। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा था। लेकिन देखिए, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। ये जो सिस्टम्स बने थे, ये भी वक्त के साथ इवॉल्व हुए। ये सख्त नियमों से हटकर ज़्यादा लचीले, ज़्यादा ह्यूमन सेंट्रिक फिलॉसफी की तरफ बढ़ें। एक तरफ प्रोडक्ट्स के लिए आया मटेरियल यू,
एक ऐसा डिज़ाइन जो पर्सनल है, एडैप्टिव है और ह्यूमन है। ये आपके वॉलपेपर से रंग उठाकर आपके पूरे फ़ोन के इंटरफेस को बदल देता है। तो दूसरी तरफ लोगों के लिए फोकस, फ्लेक्सिबिलिटी और एक ऐसा कल्चर बनाने पर आ गया जो हर किसी के लिए हर जगह हो। मतलब दोनों ही तरफ गोल एक ही था, ज़्यादा पर्सनल और ज़्यादा मानवीय एक्सपीरियंस देना। और गूगल खुद भी इस बात को मानता है कि ये सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ है। उनकी अपनी 2022 की रिपोर्ट में ये लाइन लिखी है जो बताती है कि वो जानते हैं कि रास्ता अभी लंबा है और उन्हें लगातार सुधार करते रहना होगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को अब सम अप करते हैं। ये असल में अराजकता से आत्मविश्वास तक पहुंचने की कहानी है। ये गूगल के मैच्योर होने की कहानी है। और ये जानना भी ज़रूरी है कि ये पूरा सफ़र एकदम परफेक्ट नहीं था। इसमें ज़बरदस्त जीत भी थी, जैसे मटेरियल डिज़ाइन जो आज दुनिया का सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला डिज़ाइन सिस्टम है। और इसमें कुछ बड़ी गलतियां भी थीं, जैसे गूगल वेव, एक शानदार आइडिया जो यूज़र एक्सपीरियंस के मामले में पूरी तरह फेल हो गया। जैसा कि एक एनालिस्ट ने क्या खूब कहा है, गूगल डिज़ाइन का विकास ग्रोथ की एक कहानी है, रंगीन अराजकता से व्यवस्थित सुंदरता तक। मुझे लगता है ये लाइन डिज़ाइन वाले सफ़र को परफेक्टली समराइज करती है। तो बात यह है कि अराजकता से सुंदरता तक का ये जो सफ़र था वो सिर्फ प्रोडक्ट्स का नहीं था। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी थी जिसने ये सीखा कि जिस सिस्टमैटिक सोच से बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसी सोच से एक बेहतरीन कल्चर भी बनाया जा सकता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। टेक्नोलॉजी के भविष्य में क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी का कल्चर ही उसका सबसे ज़रूरी प्रोडक्ट बन जाए? क्या किसी कंपनी की असली पहचान उसके प्रोडक्ट से ज़्यादा उसके कल्चर से होगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।